विजिट जो हुआ जनाब वजीर आजम का और उनको बुलाया गया, तो वजीर आजम हाउस की तरफ से बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी किया गया बड़ी खुशी खुशी कि शहबाज शरीफ साहब को जो उनकी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस की दावत पर जा रहे हैं चंद घंटों के लिए। उसके बाद सऊदी अरब जब ये विजिट गया है डेलीगेशन, तो उसमें एयरपोर्ट पे हमें आर्मी चीफ नजर नहीं आए, और उसके बाद जब फिर सऊदी अरब में मुलाकातें होती हैं और उनकी तस्वीर जब जारी हुई, तो उसमें एक तस्वीर में सिर्फ फील्ड मार्शल मौजूद थे, एक तस्वीर उनके साथ जारी की गई, और उसके बाद बाकी 3 तस्वीरों में शहबाज शरीफ साहब और MBS नजर आए और वही आपस में बातचीत कर रहे हैं और फील्ड मार्शल कुछ फासले पर बैठे हैं। और फिर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के मनाजर में भी हमें फील्ड मार्शल नजर नहीं आए। फिर उसके बाद कोई ऐसी तस्वीर भी हमें नजर नहीं आई, जैसे जब दिफाई मुआहिदा हुआ था तो खड़े होकर MBS, फील्ड मार्शल और जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये सब के सब खड़े होकर एक बड़ी अच्छी तस्वीर नजर आई। लेकिन इस दफा ग्रुप फोटो भी हमें नजर नहीं आया, जिसके बाद ये चहमगोइयां होना शुरू हो गई। और फिर ये कि जो सऊदी अरब की तरफ से जो जारी की गई तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया उस मुलाकात का, तो उसमें फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं था। तो ये आखिर मामला क्या है, ये माजरा क्या है? तो ये एक बारीक वारदात क्या गए हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ साहब ने, मरीम साहिबा ने, इसहाक डार साहब ने मिलके कोई ना कोई वो वारदात कर गए फील्ड मार्शल के साथ, और फील्ड मार्शल को सऊदीया के साथ जो हमारे मामलात हैं उसमें से उन्होंने बाहर निकाल दिया। और इसका जिक्र ना होना अज खुद फिर ये हुआ कि जो वजीर आजम हाउस की तरफ से जो खबरें जारी की गई और उसको क्रेडिट सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया, और उनका जो लाइक माइंडेड और उनका जो मीडिया है उनके पेरोल पे है, पेरोल पे नहीं है, वो सारे का सारा उन्होंने उसी को कवर दिया, फील्ड मार्शल को उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये सारी चीजें हम सब देखते रहे, और उसके बाद तबसरे भी शुरू हो गए सोशल मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे भी। इस वाक़े को काफी टाइम गुजर गया और तकरीबन एक दिन पूरा गुजर गया। अगले दिन फिर जब ये दौरा मुकम्मल होकर वापस आ गया, तो जनाब उसके बाद हुआ ये कि फिर बाकायदा तौर पे ISPR को गैर एलानिया तौर पर इसमें आना पड़ा, और इस मामले में आके फिर उन्होंने एक खबर रिलीज की, एक तस्वीर और एक खबर बाकायदा तौर पे रिलीज करना पड़ी अनऑफिशियली। और वो अपने लाइक माइंडेड क्या दिया कि जनाब इस खबर को फैलाओ, और उसमें ये था टॉप ब्रेकिंग, ऊपर लिखा था टॉप ब्रेकिंग, और ये आपको अक्स नजर भी आ रहा होगा। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात के हवाले से मीडिया में जारी की गई तस्वीर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। अमूमी तौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपा सलार जो है वो सेरेमोनियल लिबास ज़ेब तन करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपा सलार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान की अपने दरीना ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। ये इस अज़्म का इरादा है कि पाकिस्तान अपने दरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहिदों के तनाजुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फर्क गुजाश्त नहीं करेगा। तो ये फर्क गुजाश्त नहीं करेगा, पाकिस्तान इज रेडी। ये तस्वीर जारी की गई और ये खबर जारी की गई और ये सबको दी गई थी। और लेकिन जो सऊदी मीडिया की तरफ से खबरें जारी हुई उसमें यही लिखा गया कि हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मीट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये अब जनाब ISPR को अनऑफिशियली ये खबर जारी क्यों करना पड़ी, फील्ड मार्शल के बारे में बताना पड़ा, ये पहला मौका है कि वरना तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा सारे का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल को देते थे और उनके फहम फरासत को, और यहाँ तक के मुआशी सूरत हाल से भी, मुआशी बहरान से भी वो निकाल रहे थे हर चीज़ का। लेकिन ये पहला मौका है कि वजीर आजम ऑफिस ने और वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने फील्ड मार्शल को माइनस किया। और फिर इसका मतलब बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये बारीक वारदातें करने में
पीछे नहीं हटते, तो सऊदी अरब के साथ ये हो गए डायरेक्ट। और क्योंकि फील्ड मार्शल 4 दफ़ा विजिट कर चुके हैं और उनको मुलाकात नहीं मिली, और इस दफ़ा भी कोई ऐसी मुलाकात जो है वो नहीं, ग्रुप फोटो नहीं मिल सका जो कि पब्लिसाइज किया जाता, तो फिर ये मजबूरन ये खबर जारी करना पड़ी। और फिर इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद भी हुई कि एक ही तरह के टिक्कर, एक ही तरह की खबर जो है वो तमाम लाइक माइंडेड लोगों ने जो है वो शो की। तो ये तो हो गया इसका है जी मामला। दूसरी तरफ अब जो मामला है जी आगे जाके दिफाई मुआहदा जो सऊदी अरब के साथ हुआ, इस मुलाकात के फौरन बाद अल अवाद असीरी हैं जो कि पाकिस्तान में एक तवील अरसा रह चुके हैं, एम्बेसडर रह गए हैं, और ये वो दौर था जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी तैयारा हाईजैकिंग केस में। परवेज मुशर्रफ का साहब का ज़माना था अक्टूबर 99 का, और असीरी साहब के ज़माने में ही किंग अब्दुल्ला के ज़रिए से ये सारी की सारी डील हुई और नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी को, पूरी फैमिली को जद्दा सरूर पैलेस में पहुंचाया गया था। ये वो दौर था। असीरी साहब अब एक थिंक टैंक के सरबराह हैं सऊदी अरब में, और उनका एक मजमून आया है। वो आर्टिकल बड़ा मीनिंगफुल है, पूरे का पूरा मैसेज है वो पाकिस्तान की फौज के लिए भी और पाकिस्तान की फौजी क़यादत के लिए भी। तो उसमें ये मजमून जी असीरी साहब का, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत पाकिस्तान के बहुत दोस्त हैं, ज़बरदस्त असीरी साहब, और जो सऊदी इस्टेब्लिशमेंट है उनके एक अहम रुकन भी हैं। अल अवाद असीरी साहब की तरफ से ये आर्टिकल आना, ये पूरी की पूरी सऊदी अरब की पॉलिसी लाइन है, यूँ समझें आप। और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान से मुलाकात और मशरिक़ वस्ता में गैर मामूली कशीदगी के ऐसे मौके पर हुई, और उन्होंने कहा यह खित्ता कई दिहाइयों से अपने सबसे खतरनाक बहरानों में से एक का सामना कर रहा है। यानी कई दिहाइयों से, उन्होंने कहा कि पहली दफा उन्होंने कहा यह खित्ता कई दिहाइयों में अपने सबसे खतरनाक बहरानों में से एक का सामना कर रहा है, क्योंकि ईरान की जंग खलीज के स्ट्रेटेजिक माहौल को नई शक्ल देती हुई नजर आ रही है। ये एक एक लफ्ज जो है असीरी साहब का मैसेज है, और इस क्राइसिस को, क्योंकि ये पहला मौका है कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब में मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा है। और मुझे एक सफारतकार ने बताया कि ये किस बेवकूफ़ ने कहा था कि इस दिफाई मुआहिदे को आप पब्लिसाइज करें, पब्लिक कर दें। ऐसे मुआहिदों को पब्लिक नहीं किया जाता, बल्कि ये सीक्रेट डील होती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, और जब मुश्किल वक्त आता है तो उसको कैसे उसको एक्सरसाइज करना है, ये एक सेंसिटिव इशू होता है। लेकिन और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जब इतने मामलात हों तो ऐसे में, तो बहरहाल इन्होंने उस वक्त बहुत शादियाने बजाए। तो आगे जाके लिखते हैं जी असीरी साहब, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और उसके जीसी के शराकतदारों के खिलाफ ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों, तवानाई की मंडियों में खलल और वसी तर कशीदगी के खदशात ने खलीज और वसी तर मुस्लिम दुनिया के इस्तेहकाम के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया है। ये सऊदी अरब की पॉलिसी लाइन है, और इस गैर यकीनी माहौल में सऊदी अरब और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान बाकायदा मुशावरत जो है वो रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान हम आहंगी की गहराई को वाज़ेह करती है। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि फिर इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो तवील शराकतदारी है उसका भी उन्होंने हल्का हल्का टच दिया है, और उसके बाद उन्होंने बताया है कि माजी में सऊदी अरब किस तरीके से पाकिस्तान को फेवर कहाँ देता रहा। और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर आगे जाके वो लिखते हैं कि बहरान से निपटने के लिए सऊदी अरब का नुक्ता नज़र इलाकाई इस्तेहकाम, जिम्मेदाराना क़यादत और सिफारतकारी के लिए मुमलिकत के मुस्तकिल अज़्म की अक्कासी करता है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुतहर्रिक और बसीरत वाली क़यादत में मुमलिकत ने ऐसी पॉलिसियों पर अमल किया जो अपनी खुद मुख्तारी के मजबूत दिफा को बातचीत और इलाकाई अमन के लिए वाज़ेह अज़्म के साथ जोड़ती है। इस तरीके से उन्होंने कहा मौजूदा बहरान दोनों ममालिक के लिए बेमिसाल चैलेंजेस पेश करता है, दोनों ममालिक के लिए। और ईरान की जंग ने तवानाई की मंडियों को दरहम बरहम कर दिया है, और समंदरी तिजारती रास्तों को खतरा लाहक है। खलीज में अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत के बारे में खदशात को जन्म दिया है। सऊदी अरब के लिए ये दौर पर
इसकी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की सहूलियात और आलमी तवानाई के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में उसका अहम किरदार है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए बहरान तवानाई बढ़ते हुए अखराजात से लेकर खलीज में मुकीम और काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों की हिफाजत तक संगीन इक्तसादी और तज़वीराती असरात रखता है। इसी तनाजुर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता सितंबर में तय पाने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा एक नई अहमियत इख्तियार कर गया है। और साथ साथ वो बता रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान, सऊदी अरब कितने पाकिस्तानियों को की मेज़बानी कर रहा है, कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहाँ मेहमान हैं और कितना हमारा ताल्लुक है। तो और फिर हम तेल का बहरान जो है कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये बिटवीन द लाइन्स वो बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगरचे ये मुआहिदा मौजूदा तनाज़े से पहले था, लेकिन अब ये बात काबिल ज़िक्र है और ये जाहिर होता है कि इसका मरकजी असूल ये कि एक साथी के खिलाफ जारहियत दोनों के खिलाफ जहरियत है। ये पंच लाइन है जी। और क्योंकि उन्होंने कन्वे किया है इस मीटिंग में कि भाई आप किस तरफ खड़े हैं, जरा फैसला फरमाएं, तो खिलाफ जारहियत है। दोनों ममालिक की क़यादत की स्ट्रेटेजिक और दूर अंदेशी जो है उसकी अक्कासी करता है, एक ऐसे वक्त में जब गैर यकीनी सूरत हाल इलाकाई सालमियत के सलामती के इंतजामात को घेरे हुए है और मुआहिदा जो दो दरीना शराकतदारों के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाते हुए डेटरनेस को तक़वियत देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सऊदी अरब का एक पैगाम है, सिफारती पैगाम गैर सरकारी जरिए से। लेकिन उनका गैर सरकारी जरिए नहीं, सरकारी है, क्योंकि सऊदी अरब का वो नहीं है मामला कि हमारे यहाँ कोई एनजीओ काम कर रही है तो अपने तौर पे कर रही है। सऊदी अरब के असीरी साहब का ये आर्टिकल पूरा एक नविश्ता दीवार भी है और पॉलिसी लाइन भी है, गाइडलाइन भी है, और सऊदी अरब की सोच क्या है, क्या तवक्को कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें बयान है। इस फ्रेमवर्क की अमली अहमियत को हाल ही में उस वक्त उजागर किया गया जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और ये पिछला मुआहिदा बता दिया उन्होंने कि सितंबर में मुआहिदा हुआ था, स्ट्रेटेजिक था, दिफाई था और उसकी अमल पजीरी का वक्त आ गया। और आगे कहते हैं इस वक्त जो है फ्रेमवर्क की हिकमत अमली अहमियत को हाल ही में इस वक्त उजागर किया गया जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सऊदी अरब और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने मुशावरत की और अवामी सतह पर बाहमी दिफाई मुआहिदे की ऑपरेशनल रूह की तस्दीक की। वो बता रहे हैं कि जनाब ये सारी बातें आप तस्लीम शुदा हैं, इससे पीछे नहीं हटना। पाकिस्तान ने ममलिकत के दिफा के लिए अपने दरीना अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा यकीन दहानी करवा के गए। फील्ड मार्शल जो हैं वजीर दिफा सलमान बिन अब्दुल अजीज को, खालिद बिन सलमान वजीर दिफा को, उन्होंने कहा ये यकीन दहानी करवा के गए और ऑपरेशनल रूह की तस्दीक करके गए। पाकिस्तान ने ममलिकत के दिफा के लिए दरीना अज़्म का इआदा किया और इस अज़्म की जड़ें दिहाइयों पर मुहित करीबी फौजी ताउन और दोनों ममालिक की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान बाहमी एतमाद पर मबनी है। बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के वक्त ये वाज़ेह स्ट्रेटेजिक इशारा एक अहम रुकावट का मकसद पूरा करता है और उसके बाद दो तरफा दिफाई शराकतदारी की साख को तक़वियत देते हुए सऊदी सलामती को यकीनी बनाता है। फिर भी जो नजर आने वाली यकजहती किसी एक बहरान की पैदावार नहीं, और आज नजर आने वाली यकजहती किसी एक बहरान की पैदावार नहीं है। ये एक ऐसे रिश्ते की अक्कासी करता है जो कई दिहाइयों से सब्र के साथ काम किया है, जिसने मुश्तरका तारीख है, बाहमी एहतराम है, दोनों मुआशरों के दरमियान गहरे इंसानी रवाबित हैं और इस शराकतदारी की बुनियाद कई दिहाइयां पुरानी है। और आगे जाके जुमला बड़ा मीनिंगफुल है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी से कबल भी जजीरा नुमाए अरब और बर्र सगीर पाको हिंद के लोगों के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, अकीदे और फिक्री तबादले से तश्कील पाते थे। ये उन्होंने याद दिलाया कि भाई हम आपसे पहले से मौजूद हैं। और जब पाकिस्तान मारिज वजूद में नहीं आया था तब भी बर्र सगीर पाको हिंद के मुसलमानों, तो 1947 में पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभरने के बाद सऊदी अरब तेजी से मुस्लिम दुनिया में उसके करीबी शराकतदारों में से एक बन गया और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुकात वसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हुए और सिफारतकारी, दिफाई ताउन, इक़्तिसादी ताउन शामिल है।
دفاعی تعلقات اس کے سب سے زیادہ پائیدار ستونوں میں سے ایک ہیں۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں پاکستان اور سعودی عرب نے فوجی تعاون کو ادارہ جاتی شکل دی، جس نے پاکستانی افسران اور ماہرین کو مملکت کے دفاعی اداروں میں تربیت اور جدید قاری میں حصہ ڈالنے کی اجازت دی۔ ان انتظامات نے اعتماد کی عادتیں پیدا کیں اور جو دہائیوں کی مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور سیکورٹی تعاون کے ذریعے مزید گہرے ہوئے۔ اس لیے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ اس تعلق کے آغاز کی نہیں بلکہ دہائیوں کے قریبی تعاون کے فطری ادارہ جاتی ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے یہ فطری ہے اور تاریخی پس منظر کے مطابق کیا گیا ہے، اور یہ دیرینہ تعلقات جو ہمارے فوجی تعلقات ہیں اس کی عکاسی ہے، یہ کوئی حادثاتی معاہدہ نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان انسانی روابط کی وجہ سے شراکت داری مضبوط ہے۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور مملکت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر کی حیثیت سے انہوں نے کہا اپنے سالوں کے دوران میں نے مملکت کے تئیں پاکستان عوام کی گرم جوشی، وفاداری اور خلوص کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے کس طریقے سے پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے لوگ سعودی عرب سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنا اچھا تعلق ہے۔ تو سعودی عرب کے لیے ہمیشہ یہ گہرا احترام اور پیار اور ہماری دونوں قوموں کے درمیان پائیدار بندھن کے لیے مخلصانہ عزم تھا۔ اور آج اس رشتے کی اہمیت ایک بار پھر واضح ہو رہی ہے۔ ایران کی جنگ نے خلیجی خطے کے لیے نئے خطرات متعارف کروائے ہیں، جن میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے، عالمی منڈیوں میں خلل ڈالنے کی کوششیں۔ اس لیے خلیج میں استحکام نہ صرف علاقائی سلامتی بلکہ وسیع عالمی معیشت کے لیے بھی ضروری ہے، اور ایسے حالات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان شراکت داری، ڈیٹرنس اور استحکام کے وسیع فریم ورک میں حصہ ڈالنا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک فوجی کشیدگی کو روکنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی سلامتی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے، یعنی فوجی کشیدگی ختم۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی کہتے ہیں، آپ جو تجویز لے کے آئے ہیں کہ یہ کشیدگی ختم کریں، یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن مسائل ایران نے پیدا کر دیے ہیں اور اداروں کے ساتھ سفارتی روابط برقرار رکھے ہیں ہم نے علاقائی، اور سعودی عرب نے اپنے دفاعی موقف کو مضبوط کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور دونوں ممالک کا مشترکہ مقصد واضح ہے، بحرانوں کو ایک وسیع علاقائی تنازع میں پھیلنے سے روکنا جس سے پورے خطے کو نقصان پہنچے گا۔ مستقبل میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان شراکت داری مسلم دنیا میں استحکام کا ایک اہم ستون رہے گی۔ عرب اور اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی اسٹریٹجک اور انسانی وسائل کے ساتھ مل کر گہرائی اور لچک کا رشتہ پیدا کرتی ہے، یعنی عرب اور اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت، یعنی قائد آپ نے ہمارے چلنا ہے، ہماری قیادت میں آپ نے چلنا ہے، اور غیر یقینی کے لمحات میں پائیدار شراکتیں ان کی حقیقی قدر کو ظاہر کرتی ہیں۔ مگر جس وقت کرائسس میں ہیں، اس وقت جو آپ کا رول ہوگا وہ دیکھا جائے گا، میٹر کرے گا اور مستقبل کا تعین کرے گا۔ اور ملاقات اس بات کی یاد دہانی تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک ایسا رشتہ استوار کیا ہے جو جغرافیائی سیاست کے دباؤ اور علاقائی بحرانوں کے جھٹکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا مشترکہ تاریخ، باہمی احترام اور امن، استحکام اور مشترکہ عزم، سعودی عرب اور پاکستان آزمائشی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نہ صرف اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے بلکہ وسیع تر خطے میں استحکام کے تحفظ کے لیے بھی۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اور ڈاکٹر علی عواد اسیری ریاض میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ایرانی اسٹڈیز کے ڈپٹی چیئرمین اور پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر ہیں۔ تو یہ جناب پورا آرٹیکل میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کر سنایا کیونکہ اس میں ایک میسج تھا، کیونکہ اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے، سعودی عرب میں فوج بھیجنی ہے نہیں بھیجنی۔ تو یہ آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ ایران نے جو ہے سارا خطے کی صورتحال کو، تجارتی کو، معاشی کو، دفاعی کو وہ تہس نہس کر دی ہے اور اس میں خلل ڈال دیا ہے۔ لہذا پاکستان اور سعودی عرب کے 1947 سے وہ کہتے ہیں تعلقات چلے آ رہے ہیں، اور ان تعلقات کی بنا پہ، اور 1960 میں انہوں نے کہا کہ پہلا معاہدہ ہوا تھا اور اب یہ
जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद। अब आते हैं इमरान खान साहब पे। ये मामला जी, जब तक पाकिस्तान में ये सारा सिलसिला है तो इसमें इमरान खान साहब के बगैर मामला हल नहीं होता। उसकी वजह है कि जो भी कदम पाकिस्तान की हुकूमत उठाएगी उसके लिए अवाम क्या कहेगी, अवाम किस तरफ खड़ी है। अवाम तो खड़ी है इमरान खान के साथ, अवाम खड़ी है अपोजिशन के साथ, और जनाब आले शरीफ जो हैं इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है, उन्होंने गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जिक्र किया है। तो लिहाजा इन हालात में इमरान खान साहब को जो पिछले दिनों डील करने की कोशिश की गई, पिछले 3-4 दिनों में जब ये उनको अस्पताल पहुंचाने की ऑफर की गई कि हम आपको अस्पताल पहुंचा देते हैं, तो उन्हें कहा गया कि हम जो कुछ ये फैसला कर रहे हैं, इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है इसमें आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, यानी कि हमारी पॉलिसी को सपोर्ट करें, और खामोशी से हम आपको हॉस्पिटल भेज देते हैं, हॉस्पिटल से आपको बनी गाला भेज देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी किसी किस्म की मशरूत रिहाई जो है, मशरूत तौर पर रिहाई जो वो कबूल नहीं की, और उसमें फिर और भी जुज़वियात थी इमरान खान साहब को जो प्रेशराइज किया गया, क्योंकि इस बात की तस्दीक जो है वो हमारे पास मौजूद है जी, एक और मामला, और ये जाहिर है जिब्रान साहब हैं, जिब्रान भाई हैं, बहुत ही मौसर आदमी हैं, और ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये हवा में तीर नहीं चलाया। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की मुबैना डील मुस्तरद, इमरान खान का पैगाम गैर मशरूत रिहाई या कुछ नहीं। जिब्रान इलियास साहब ने ये ट्वीट किया, और उनके अदालत में केस लगना और उसकी पेशी होना देखकर ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर और उनके साथी रोज इमरान खान से कुछ शर्तें मनवाने जाते हैं, मगर इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि किसी भी केस की कोई मेरिट नहीं है और रिहाई गैर मशरूत होनी चाहिए। इसलिए 2 रोजा नो डील, 2 रोज वो रोज नो डील कह देते हैं, और फिर जजेस केस की तारीख आगे बढ़ा देते हैं, या फिर एक भेजा हुआ फैसला पढ़कर सुना देते हैं जो इमरान खान को इंसाफ नहीं देता। तो ये उन्होंने कहा है गैर मशरूत रिहाई आसिम मुनीर साहब और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को शायद नामंजूर इसलिए है कि उनका भरम टूट जाएगा। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि वो जो 4 साल से एक दलदल में फंसे जा रहे हैं, इससे निकलने में गैर मशरूत रिहाई के लिए रास्ते से हटना पहला कदम होगा। तो जनाब ये मामला चल रहा है, और इसीलिए इमरान खान साहब की एक कोशिश हुई थी, और सरदार लतीफ खान खोसा साहब इसलिए कह रहे थे कि वो रिहा हो जाएंगे, सलमान सफदर साहब भी पुरुमीद थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं मानी, और इमरान खान साहब वो कहते हैं कि पहले जो है गैर मशरूत तौर पर रिहाई, क्योंकि सारे मुकदमा झूठे हैं, और उसके बाद बैठकर बात करेंगे कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है और आगे कैसे चलाना है।